एक बार फिर से स्वागत है आपका और बाजार की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पल्स रेट चल रहा है इस समय, बहुत तेज़ धड़क रहा है, क्या नॉर्मल है या थोड़ा स्लो है। उस पल्स को समझाने के लिए अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास, अभी तो हमने डोमेस्टिक में बहुत समझा यहाँ क्या चल रहा है। एक प्राणी होता है FII, हम उस तरह के एक प्राणी थे एक जमाने में, अभी हम आधे अभी भी हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि FII सोचते कैसे हैं, उनकी प्लेबुक क्या होती है, उनका गेम प्लान क्या होता है, भारत में इतने नाराज क्यों हैं, वो क्यों यहाँ बेच रहे हैं, मतलब क्या क्या प्रोसेस क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, उनका गेम क्या है। कहानियों से बताता हूँ आपको। FII सोचता कहते हैं। देखिए, FII को आप बेवकूफ़ न समझे, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, मैं उसको सबसे स्मार्ट आदमी समझता हूँ। हाँ, और मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ और फिर उस इंसान से मैंने सीखा क्या था वो बताता हूँ। मैं 2003 की बात है, 21 साल पहले फार्मा कवर करता था, रनबैक्सी, रेड्डीज, और मैं तब स्ट्रैटेजी नोट्स भी नीम कुमार राणा जो हेड ऑफ रीजन, उनके साथ स्ट्रैटेजी पे काम करता था। तो मैं फ्लोरिडा में था, मायामी में, और मैं एक इंसान से मिला, टेम्पल्टन में काम करते थे, डेविड विंटर्स, नाम भी मुझे याद है, वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टर्स एवर, FII हैं। तब हीरो होंडा, तो मैं गया मीटिंग में, पहले उनको रनबैक्सी समझाई, सन फार्मा समझाया, फिर उन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी पीस देखी जो हमने निम जी के साथ लिखी थी। वो सिर्फ वैल्यूएशन देख रहे थे, हीरो होंडा पे रुके। हीरो होंडा, मुझे याद नहीं है, शायद 7 या 8% डिविडेंड डील था। तो उन्होंने पूछा कंपनी क्या करती है, तो मैंने कहा सर मैं तो फार्मा कवर करता हूँ, मुझे इतना मालूम है कि हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर है और इंडिया में इनकी मोटरसाइकिलें बहुत बिकती हैं। उन्होंने कहा कैन यू अरेंज अ मीटिंग नेक्स्ट वीक। विद इन 1 वीक वो दिल्ली आए। उस समय बड़े मुंजल साहब होते थे और दुआ जी, वो पान पराग खाते थे, मुझे अभी याद है, वो थे। डेविड विंटर इंडिया आके उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग करी पूरे दिन। मैं उनके साथ, दैट इज द ओनली टाइम मैं ब्रिजमोहन लाल जी से मुलाकात हुई थी। उनका बड़ा सा रूम होता था, बीच में सोफे पे बैठे थे, दुआ जी इधर बैठे थे, वो यहाँ बैठा था, मैं साइड में बैठा था। 2 घंटा उसने बिताया उनके साथ। उसके सवाल कोई भी ऐसे नहीं थे कि सर कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वो सिर्फ ये समझना चाहता है कि ये इंसान ने धंधा क्यों बनाया, कैसे बनाया, होंडा से रिश्ता कैसा है, बस। फिर बोला चलिए आपको मेरा प्लांट भी दिखाने के लिए। फिर वो, मुझे याद है, शायद माने सर और नीम राणा जो भी हम घूमने गए। उस जमाने में उसने 3 दिन बाद $40 मिलियन का हीरो होंडा खरीदा था। $40 मिलियन का? मिलियन, ठीक है, उस समय। और उसने नहीं भी तो 20 गुना पैसा बनाया था। वाओ। और उसकी थीसिस बहुत सिंपल थी। मैं कई बार कहता हूं ना कि वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। उन्होंने देखा था कि मोटरसाइकिल इज द ओनली वे कि एक आम इंसान मोबिलिटी के लिए यूज करता है, घर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। और उसने ये चीज इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, जापान में देखी थी। उसने बोला तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। जब हीरो होंडा 20 गुना हो गया, उसने पूरा माल बेच दिया। उसने गुड टू ग्रेट की जर्नी धंधे की भी पकड़ी और वैल्यूएशन की भी पकड़ी। तो अब वो सोचता कैसे, आप देखिए, ये लोग काफी, एक तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और जरूरी भी है, हम भी तो करते हैं ना कि यार फलानी चीज 10 P में है, टाइटन से 70 P में है, कल्याण 40 में था और सेनको 15 में था, खरीद लेता हूं। हम भी करते हैं ना कंपैरिजन। करेक्ट। तो उसने बताया कि यार हम 2 या 3 ढंग से वैल्यूएशन देखते हैं कंट्री में जब इन्वेस्ट करते हैं। पहला टिपिकल अर्निंग वैल्यूएशन होता है कि इतना मुनाफा बन रहा है, इसका एक मल्टीपल होगा, जो मैंने कहा कि आज का नंबर कल की कहानी। तो ये तो अर्निंग वैल्यूएशन हो गया, मुनाफा वाला वैल्यूएशन। दूसरा उसने कहा कि एक एसेट वैल्यूएशन होता है, जिसको हम टिपिकली प्राइस टू बुक से बोलते हैं, ये बुक वैल्यू है, इतनी ये होनी चाहिए। और तीसरा होता है मार्केट कैप टू GDP, वो जरूर देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल थिंकिंग हो गई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पे सेकंड लेवल थिंकिंग डालें। अब सेकंड लेवल थिंकिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे मार्केट कैप टू GDP इंडिया का बाय द वे 150% हो गया है, इतिहास में सबसे ज्यादा। लेकिन हमने कहा यार ये एग्रीगेट में तो सब कुछ महंगा लगेगा, लेकिन HDFC बैंक तो महंगा नहीं है, हाइपोथेटिकली। फिर मैंने अपनी टीम से कहा कि यार एक काम करते हैं, मार्केट कैप टू GDP को 3 भाग में बांटो। लार्ज कैप मार्केट कैप टू GDP, मिड कैप मार्केट कैप टू GDP, स्मॉल कैप मार्केट कैप टू GDP। इसमें क्या निकला? अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत रोचक आंसर्स मिले।
Large cap market cap to GDP is 98% only, which is within historical range. Okay. Small cap market cap to GDP अभी 28% है, जो 4 से 8% होता था. 4 से 8 होता था, 28 से 7x. Yes. क्यों? Small caps now are trading at 30-40% premium to large cap. कोई रीजन है वो स्मॉल कैप है? लिक्विडिटी रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, साइकिल रिस्क है, बैलेंस शीट रिस्क है, रिस्क ही रिस्क है, इसलिए वो सस्ता होना चाहिए. हर चीज ग्रोथ नहीं होती है. तो सेकेंड लेवल थिंकिंग जो हमने अब दूसरा हमने किया कि अब एग्जांपल देता हूं. सब बोलते हैं एवरेज वैल्यूएशन इंडिया का यार 20 टाइम है, 21 टाइम है, 22 टाइम है. एवरेज नीरज जी डजंट मैटर. अब मैं समझाता हूं क्यों. लेट अस अज्यूम हम 100 लोग इस रूम में बैठे हैं, हम सबकी नेटवर्थ 1-1 लाख रुपए है. एवरेज नेटवर्थ 1 लाख, ठीक है. अब मुकेश अंबानी इस रूम में आ जाते हैं, हम 100 की नेटवर्थ एवरेज $1 बिलियन हो जाएगी. एवरेज रूम की क्या हुई? 1 बिलियन हो गई. 1 बिलियन होगी, लेकिन हम तो लाख वाले ही हैं. यू अंडरस्टैंड? एवरेज इज यूजलेस. तो हम मीडियन वैल्यूएशन देखते हैं. मीडियन का मतलब है कि अगर 100 लोग हैं, जो 50वां आदमी है उसकी क्या है? उसकी क्या है? इंडिया की मीडियन वैल्यूएशन 31 टाइम है, 31 टाइम्स. एवरेज डज नॉट मैटर. 2008 से ज्यादा, सिग्निफिकेंटली ज्यादा. अब दूसरा, ये तो अर्निंग वैल्यूएशन होगी. प्राइस टू बुक हमने लगाया. 2007 की पीक साइकिल में प्राइस बुक 4.5 थी, एवरेज आरओई बाजार का 24 था. अभी हमारी मीडियन प्राइस बुक 6.5 है, आरओई 14.5 है. प्राइस टू बुक 4.5 का 6.5, आरओई 24 या 25 का 14, 10 पॉइंट नीचे. बेहद डिस्टॉर्टेड नंबर. कंप्लीटली. तो हम क्या है कि जो चीज डेविड विंटर से सीखी या किसी से सीखी, उसका सेकेंड डेरिवेटिव सवाल की, यार और अंदर घुसो, और अंदर घुसो, और अंदर घुसो. अब एफआईए का लास्ट आपका आंसर देता हूं मैं. एफआईए क्या है ना, उन्होंने प्राइवेट बैंक में बहुत पैसे बनाए. आप एचडीएफसी बैंक, कोटक आपने खरीदे, आईसीआईसीआई, एक्सिस खरीद के आप बैठ गए. क्रेडिट साइकिल पीएसयू बैंक्स की खराब चल रही थी. अब पीएसयू बैंक की क्रेडिट साइकिल खराब चल रही है, आप लोन दे नहीं सकते, तो आपको डिपॉजिट की भी जरूरत नहीं है, तो आप तो ठंडे बैठे हैं. तो प्राइवेट बैंक का टेलविंड था, लोन ग्रोथ भी है, डिपॉजिट ग्रोथ भी है. अब क्या हुआ पीएसयू बैंक का? सब ठीक हो गई, लोन बुक ठीक हो गई, कैपिटलाइज हो गए, तो अब उनको भी ग्रो करना है, तो प्राइवेट बैंक को डिपॉजिट आएगी कैसे? तो एफआईए ने इतने पैसे बना रखे थे प्राइवेट बैंक ने कि पीएसयू उनको छूना नहीं था. अब इंडिया बाजार चल गया है, आपके पास क्या है? इतिहास, जहां आपने पहले पैसे बनाए हैं. अब आपका बॉस आके बोलता है ये क्या कर रहे हो इंडिया में, तो क्या बेचेगा? जो है वही बेचेगा. वही बेचेगा. यही प्रॉब्लम. तो एफआईए की थिंकिंग ये भी है कि बेंचमार्क वैल्यूएशन करना, लेजी इन्वेस्टिंग, थोड़ा उनको बदलना पड़ेगा. थोड़ा बदलना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, एक और प्राणी है जी, उसको भी इसी में जोड़ दीजिए. बताइए. प्राइवेट इक्विटी वाले भी बहुत पैसे बना रहे हैं जी. उनका क्या मेंटल मॉडल होता है? देखिए, प्राइवेट इक्विटी में आप एक ही चीज समझिए, दे आर लुकिंग एट बदलाव. अगर ब्रॉडली आप समझिए, प्राइवेट इक्विटी का मतलब है चेंज, और दूसरा ये चेंज अगले 4 से 7 साल में आना चाहिए. बिकॉज प्राइवेट इक्विटी में क्या इंटरेस्टिंग होता है ना, उनकी फंड लाइफ टिपिकली 7 साल होती है. कि आपने बोला कि अजय जी ये लो मेरा पैसा, प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट करो, मुझे 7 साल बाद आपके पैसे वापस करने हैं. परपेचुअल नहीं होता है. यानी कि इस 7 साल में मुझे कंपनी खरीदनी है, उसमें जो भी बदलाव लाने उस पर मैं आऊंगा, और फिर मुझे 7 साल में बेच के भी जाना है, आपके पैसे मुझे वापस करने हैं. तो प्राइवेट इक्विटी में 2 कंस्ट्रेंट रहती हैं. एक, बदलाव चाहिए इतने समय में चाहिए, और प्राइवेट इक्विटी दूसरा क्या है कि दे ऑलवेज वांट टू प्ले बोथ, कि गुड टू ग्रेट मैं व्यापार भी खेलूं और गुड टू ग्रेट वैल्यूएशन भी खेलूं. ठीक है. तो एक इनको ये समझ सकते हैं कि कंट्री के अंदर जो चेंज चल रहा है, इकोनॉमी में जो चेंज चल रहा है, जो पॉलिटिकल चेंज है, जो सिस्टमिक चेंज है, वो सबको सब कुछ कैप्चर करना. दे विल ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग. जैसे, और कंपनी तो करना ही चाहिए चेंज. एग्जैक्टली. तो वो चेंज, सी हर तरह का चेंज पकड़ेंगे. अगर मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई आया तो आ जाएंगे. तो वो देखेंगे कौन कंपनी है, ये प्रोमोटर अच्छा है, इसने एक अच्छा धंधा बनाया है, चलो इस पे पैसे लगाओ. जेबी फार्मा है, जैसे चोपड़ा जी से मेरी निखिल जी से बात हुई, क्या वहाँ क्या है कि अगर पुरानी फैमिली को बिजनेस नहीं चलाना है, उनको एक नया घर चाहिए, कोई है जो यार धंधे का ख्याल रखेगा,
लोगों को निकालेगा नहीं, तो वहां भी प्राइवेट इक्विटी आता है। कई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं जो सुमन बच्चे नहीं मेहरा चलाना जैसे। चाहते, बहुत जगह आ रहा है, वो भी चेंज है, राइट। टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तो मैं यहाँ वेंचर कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल्याण ज्वेलरी कंपनी है, रमेश कल्याण से हमारी बात हुई थी करीब 1-1.5 साल पहले, और वहां पर हमारे कुछ मित्र हैं जो इन्वेस्टर्स भी हैं वॉबक के थ्रू। कल्याण की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हवाई जहाज को लेकर। अभी एक स्टारबक्स के एक नए सीईओ आए, आप आई डोंट नो आपने वो फॉलो करी है कि नहीं, चिपोटले के सीईओ को स्टारबक्स का बनाएंगे जो हवाई जहाज से हवाई जहाज से जाएंगे रोज। हम तो गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, हवाई जहाज से और वो कह रहे मैं हमेशा हर नौकरी में इसे करता हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, तो कल्याण में क्या हुआ था कि उनकी बैलेंस शीट पे हवाई जहाज थी। हाँ, कुछ लोगों को लगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है। हाँ, मेरी रमेश से बात हुई, मुझे नहीं लगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है। अब मैं बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट आप समझिए, बिकॉज वहाँ प्राइवेट इक्विटी बैठा है, हाँ। सोच समझ के कर रहा है। कल्याण ज्वेलरी जब शुरू हुआ था, केरला के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, न वहाँ हेलीकॉप्टर है, न वहाँ एयरपोर्ट है। अब इनके ऑल ओवर इंडिया स्टोर है, 10-12-15 हजार करोड़ की टर्नओवर, ज्यादा ही होगी, 200 करोड़ का हेलीकॉप्टर है, पीनट, और ये हवाई जहाज है। उसके लिए हवाई जहाज इज लाइक अ टैक्सी, एग्जैक्टली। उसके लिए जरूरत है। बाजार को कॉर्पोरेट गवर्नेंस लग रहा था। तो कई बार प्राइवेट इक्विटी का ये एंगल भी आप उनसे बात करते हैं, समझ में आता है, बट प्राइमरी दो चीजें हैं, बदलाव और 6 से 7 साल में टर्न अराउंड करके रिजल्ट ओरिएंटेड, फोकस्ड है। वो पार्टी के लिए नहीं एकदम। खरीद रहे हेलीकॉप्टर, नहीं नहीं नहीं, वो मोबिलिटी के लिए खरीद रहे हैं। तो ये हो गया प्राइवेट इक्विटी और एफआईआईज का गेम प्लान। अब 9th और 10th क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इंडियन मार्केट इन लार्जर सेंस एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है? और इसी में दूसरा सवाल जोड़ता हूँ जो 10वां सवाल है मेरा, कि एक समझदार इन्वेस्टर के लिए सफलता की कुंजी या पुड़िया क्या है? तो पहले इंडिया एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है, और फिर दूसरा सवाल ये। देखिए, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और देश के बारे में बात कर रहा हूँ तो पक्का प्रॉमिसिंग स्टोरी। नहीं, पहला, ऐसी हाँ, मजाक की बात है, हाँ, यंग पॉपुलेशन, हंग्री पॉपुलेशन, यंगेस्ट वर्कफोर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्स्ट केस में भी हमारा जीडीपी 5 से 6% ग्रो किया था और आज 7 से 8 कर रहा है। सो सबसे पहला अगर आप सिर्फ टॉप डाउन देखें, हमारी साइज हो गई है, वी आर नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो होना ही है, मैथमेटिकली कंपाउंडिंग से होना है। विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट मार्केट कैप ऑल्सो। जब साइज होती है तो अगर आप देख रहे हैं यार बहुत सारे बौने हैं, उसमें 3 बड़ी अगर मुझे इमारतें दिख रही हैं, अगर हमारी एक इमारत है दुनिया को दिखेगी, तो आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते कि यार ये फलानी कंट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पहला। दूसरा है ग्रोथ है, बहुत कम जगह दुनिया में बची हैं जहां आपको 5 से 6% मिनिमम जीडीपी ग्रोथ, 4% इन्फ्लेशन, 10% आपको नॉमिनल ग्रोथ मिल रहा है। तीसरा यंग पॉपुलेशन है। चौथा हम अंग्रेजी बोलते हैं। पांचवा, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है एआई की, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ला रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर वर्कफोर्स कहाँ है? हम हैं। जितनी यूएस की आप बड़ी कंपनियों के सीईओज देखो, गूगल, एनी कंपनी यू नेम, 60% सीईओ इंडियंस हैं। योर मैनेजमेंट इज द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ अ कंट्री। अच्छा, इससे पहले कि हम लास्ट वाला वो सफलता की पुड़िया समझे, ये जो एआई आप बीच में लाए हैं, ये मुझे, मैं इसमें बहुत मैंने इस पे कम से कम 1 साल पहले एक शो किया, 1 घंटे, मैं आपको दिखाऊंगा वो शो, एआई पे शो किया मैंने। क्या हमारी आईटी कंपनीज या हमारे इंजीनियर्स तैयार हैं उसको एकदम लेने के लिए, या थोड़ा वक्त लगेगा? जी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और मैं यहाँ सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इंटेल ने जो गलती करी थी, हमारी कंपनियां वो ना करें। इंटेल ने क्या गलती की? इंटेल चिप्स में दुनिया में सबसे आगे था। राइट। 2010 में, मैं आपको अचंबा होगा नंबर अगर मैं आपके सामने दूं, इंटेल का मार्केट कैप $250 बिलियन था, एनवीडिया का सिर्फ 10 बिलियन था, 10 बिलियन 250 बिलियन। आज इंटेल का मार्केट कैप है 83 बिलियन, 250 का 3 ट्रिलियन। दिस इज 10 to 3 ट्रिलियन। इंटेल 80 बिलियन मार्केट कैप, एनवीडिया विल मेक 80 बिलियन प्रॉफिट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगले साल तो 100 बिलियन का प्रॉफिट है। अब इंटेल ने गलती क्या करी आप देखिए, दुनिया का राजा है, हर कंप्यूटर में उनका चिप जा रहा है, राइट? 2010 में इंटेल का भाव आज $19 है, तब भी $19 था। 19 से $60 गया था भाव। आपको मालूम है क्या किया था इंटेल ने? इंटरेस्ट रेट लो थे,
उनका टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग 5.6 बिलियन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आज 4 बिलियन है। 30% कंपनी का बायबैक कर लिया उधार लेके। रेट लो है, 0% रेट है। 2 बिलियन का लोन को 30 बिलियन कर दिया, 28 बिलियन लोन लिया और शेयर बायबैक करते रहे करते 30% कंपनी का बायबैक कर लिया। ईपीएस बढ़ता रहा, शेयर प्राइस अच्छा लगा इन्वेस्टर्स को। R&D में खर्चा नहीं किया, चिप डिजाइन में खर्चा नहीं किया, AI में खर्चा नहीं किया, खत्म हो रही है कंपनी। और एक आदमी लगा रहा, और ये लगा रहा। और एनवीडिया में तो हमारे कुछ मित्र भी काम करते हैं, वाकई कमाल की कंपनी है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने कहानी सुना दी कि हम तैयार हैं, लेकिन हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के यूजर्स होंगे, हम अपने मॉडल बना नहीं पाएंगे। और मैं सिंपल बताता हूं क्यों। एक ही कंपनी है ASML नेदरलैंड्स की, जो मशीनें बनाती हैं, जो AI के चिप्स बनाते हैं। TSMC एक ही है जो फाउंड्री चलाता है। डिजाइन की एक ही कंपनी एनवीडिया। तो सर 3 ही लोग बचे हैं, उन्होंने टोल बूथ अपने लगा दिए हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट सर एक LLM बनाने के लिए, जो लैम्डा फेसबुक का है ओपन सोर्स वाला, उन्होंने 10 बिलियन का एक डेटा सेंटर लगाया था, एक डेटा सेंटर, और उसमें $35,000 का तो एक चिप है। $10 बिलियन का मिनिमम एंट्री इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एंथ्रोपिक में इन्वेस्ट किया है, स्टार्टअप है सर, हमारा स्टार्टअप वैल्यूएशन 15 बिलियन पे घुसा हूं मैं। हाउ डू यू प्ले इट? अभी ओपन AI का भी शायद आजकल भी खबर छपी थी, 100 कुछ हो गया, 100-150 बिलियन डॉलर हो रहा है। हाँ। तो आप सी हम यूज डेफिनेटली करेंगे। जैसे अभी ये इंटरव्यू के पहले जो मैं आपको कुछ बता रहा था, अगर वो सक्सेसफुल होता है हमारा वो प्रोजेक्ट, जो हम एक्चुअली AI यूज करके कोशिश कर रहे हैं कि हम शेयर बाजार की प्राइस प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि नहीं, उसमें हम कुछ 373 वेरिएबल यूज कर रहे हैं। 6 महीना उसकी रिसर्च चल रही है, बट इनिशियली मैं देख रहा हूँ, पता है कमाल है नीरज जी। जब इस पर डिस्कशन किया था तो एग्जैक्टली यही फ्रेमवर्क मैंने रखा था कि अगर AI को आप अभी समझ नहीं रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज द गेम चेंजर। एब्सोल्युटली। तो मुझे वो शो बार बार याद आता जब भी मैं इसकी डिस्कशन करता हूँ कि यार मैंने बहुत पहले लोगों से कहा था कि मार्केट में, रिसर्च में, मेडिकल में, हर जगह वो गेम चेंजर होने वाला है, उसको प्लीज़ समझो। तो मान लीजिए इस शो को देख के कुछ लोग समझ लें, सीख लें, मार्केट के बारे में सीख लें, सफलता की पुड़िया क्या है सर, ये तो बताओ। देखिए मार्केट के लिए सफलता की कि कैसे नहीं, अच्छी कंपनी का कि एक दो बहुत बेसिक पहचान जो होती है वो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि कितनी बड़ी झील है और कितनी कम मछलियां हैं। Okay. वो इंडस्ट्री बेस्ट होती है। जो एग्जांपल मैंने आपको एक सोलर कंपनी बनाने की दी और एक कोलगेट या मंजन बनाने की दी, बहुत बड़ा बाजार है और कम लोग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा क्राइटेरिया अगर मैं कहूँ वो है कि आप यूनिक हैं कि नहीं, आपके कंपटीशन कम है कि नहीं। पहला तो मैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एज बेसिकली। दूसरा वो ब्रह्मा विष्णु महेश कर्व में आप अगर महेश हो गए हैं, फुल्ली पेनिट्रेटेड है। महेश कैसे पता लगेगा महेश हो गए हैं? वैल्यूएशन से देखें। देखिए दो चीज होती है, एक है कि पेनिट्रेशन प्योरली पेनिट्रेशन। अब टेलीविजन इन इंडिया वेरी हाईली पेनिट्रेटेड है, कुछ नहीं होने वाला है। आईफोन अभी भी पेनिट्रेटेड नहीं है। आपको आई डोंट नो इफ यू नो, हिंदुस्तान लीवर की टोटल सब कुछ मिला के साबुन, तेल, आटा जो बेचते हैं, लास्ट ईयर आईफोन की सेल इंडिया में वो सबसे ज्यादा हो गई। यस। आज भी पेनिट्रेशन कम है, लेकिन तो आईफोन इंडिया में अभी भी चलेगा। सो पेनिट्रेशन इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ महेश। तीसरा युधिष्ठिर, जो 5 पांडव की हमने बात करी थी, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप युधिष्ठिर नहीं हैं, अगर आप ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट नहीं है, इंटेग्रिटी इश्यू है, झूठे हैं, मक्कार हैं, चोर हैं, बेवकूफ बनाते हैं, उनसे दूर रहिए। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट। वो अच्छा है तो फिर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भीम। अच्छा, इस पेडेस्टल में डेट सबसे नीचे रखा है। डेट तो ग्रोथ कैपिटल है। देखिए अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट तो मैनेज कर लेगा। नो, सो डेट यूज करने का तरीका आना चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटी। यस, इसीलिए सबसे पहले वो नहीं, सब मैनेजमेंट के ऊपर आता है बाजार। जो मैंने कहा, बाजार बड़ा होना, स्कोप होना चाहिए। हाँ, अगर बाजार बड़ा है, उसमें अगर बढ़िया मैनेजमेंट टीम आपने दे दिया और वो अगर अच्छी टीम बना लेता है, उनको प्रोत्साहित कर देता है यार कि मेरे को ये मेरा ध्येय है, मेरे को यहां जाना है, तो आप और उनको मोटिवेट करता है, एम्पावर करता है, और फिर इन्वेस्टर से कैपिटल ले आता है,
good leader with good team and capital on a great idea, सर परफेक्ट रेसिपी। बट इसके बाद एक और चीज चाहिए, वो है लक। 1%। थोड़ा चाहिए, उसके बिना इफ यू सी राइट प्लेस राइट टाइम अगर आप नहीं है तो दिक्कतें आती हैं। तो एग्जैक्टली 1% लक हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि हमको पता नहीं है कि मेरी लक है कि नहीं है, इसलिए हमें 99% पे ध्यान देना है। और जो लोग 99% पे ध्यान देते हैं उनको 1% मिल जाता है। मैं By कह the रहा हूँ, grace of बिल्कुल मिल जाता है। एक्चुअली मेहनत करोगे तो 1% मिल जाएगा, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसलिए आप उस पर सारा दिन दिमाग लगाओ कि वो 1% हो जाए तो अपना 99% हो जाए, ऐसा नहीं होता। 99% फोकस करिए, 1% इस पे आपको मैं एक 4 पंक्तियां सुना देता हूँ हाँ, जाते कल तक सुनिए, जाते, शो खत्म करें। ठीक है। वो ग्रिट पे है कि लक के पहले क्या चाहिए, तो लिखी थी कि लौह तू आज भी है, लौह तू कल भी होगा, लौह तू आज भी है, लौह तू कल भी होगा, अपनी या पराई किसकी आग में तपेगा, आज खुद लगा ले आग या कल घिसेगा एड़ियां, आज बन जा शस्त्र नहीं तो कल बनेगी बेड़ियां। आज बनेगा शस्त्र नहीं तो कल बनेगी बेड़ियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए कि आप खुद को पहले इन्वेंट करें। और जो इस शो के दौरान लोगों ने डिस्कस किया, थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। आई होप कि बहुत सारे मिथ हमने बस्ट करने की कोशिश की है। इरादा इस शो का ये होता है, आवाज़ अड्डा स्पेशल का, कि आप चीज़ों को समझें और हियर एंड से के बजाय खुद उसको समझ के फिर अपने डिसीजन लें और आप एम्पावर्ड महसूस करें, जिससे आपको लगे कि आवाज़ अड्डा देखने के बाद आपने कुछ सीखा और सही फैसले लिए। इस शो का सिर्फ इतना ही मकसद है। अजय को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए, अपनों और अपने का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।